सो लेक्चर 7 सेंटर ऑफ मास का, और ये थ्योरेटिकल पार्ट का आखिरी लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोलिजन देखा था, राइट, हेड ऑन, इलास्टिक, इलास्टिक। तो इस पार्ट में हम लोग ऑब्लिक कोलिजन थोड़ा पढ़ लेंगे जो बचा हुआ है अपना, और नया कंसेप्ट सीखेंगे वेरिएबल मास सिस्टम का। वेरिएबल मास सिस्टम पे मोस्टली क्वेश्चंस बहुत कम ही एक आध बार ही आएंगे, लेकिन कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। तो बहुत सिंपल है, आप एक बार इसके थ्योरी ध्यान से देख लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑब्लिक कोलिजन से। सो कोलिजन्स which are not head on are oblique collisions। तो बेसिकली कोलिजन में हेड ऑन हमने देखा था कि जब स्ट्रेट वे उनकी लाइन ऑफ वेलोसिटी, लाइन ऑफ कोलिजन एक लाइन में होते थे या कोलिनियर होते थे, तो उसको हम लोग बोलते थे हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में ये नहीं होगा, मतलब कि लाइन ऑफ वेलोसिटी एंड लाइन ऑफ कोलिजन आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, दोनों कोलिनियर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में आप देख सकते हैं कि U1 U2 जिस लाइन में है उस लाइन में इनके सेंटर्स लाई नहीं करेंगे। ठीक है, लाइन ऑफ कोलिजन क्या होती थी सर्कल के पार्ट में, हमने सीखा था कि वो सेंटर्स को ज्वाइन कर देने वाली लाइन ही होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा बन रहा होगा, तो दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, लाइन ऑफ वेलोसिटी एंड लाइन ऑफ कोलिजन एंड लाइन ऑफ वेलोसिटी आर नॉट सेम या कोलिनियर। ठीक है, ये जो सेंटर से मैंने लाइन बनाई है दैट रिप्रेजेंट्स लाइन ऑफ कोलिजन, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो लाइन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां से। इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं, लेट्स टेक इट एज रेड। जस्ट अ सेकंड। तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन लाइन ऑफ कोलिजन एंड लाइन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ वेलोसिटी। फिगर में थोड़ा छोटा है इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा है, पर अगर आप इसको एक्सटेंड कर लें लाइन को तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिक बात है कि उनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन और वेलोसिटी वेक्टर्स की लाइन मैच नहीं करेंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक, अब इस पे दो टाइप से प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे। एक, जब कोलिजन में कुछ इनिशियल स्टेट्स दे देगा, फाइनल स्टेट्स कैलकुलेट कराएगा, तो या तो आपसे एक्स और वाई के अलॉन्ग कैलकुलेट कराएगा, या तो लाइन ऑफ कोलिजन और परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन कैलकुलेट कराएगा। दो ही केस बनते हैं इसमें, तो दोनों केस हम लोग वन बाय वन देख लेंगे। फिगर में जो आप अभी देख रहे हैं इस पे मैंने एक्स और वाई के अलॉन्ग रिजॉल्व किया हुआ है, एंगल दिखाया है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो V1 को अल्फा एंगल पे दिखाया एक्स एक्सिस से, और V2 को बीटा एंगल पे दिखाया है एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो एज यूजुअल इसमें दो चीजें हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा एंड इलास्टिक होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा, इन इलास्टिक होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों केसेस हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। ओके, तो इस केस में अगर जैसे रिजॉल्व करना है आपको, तो V2x अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, V2 cos ऑफ बीटा। ठीक है, V2y पूछा जाए तो दैट इज V2 साइन ऑफ बीटा। V1x अगर पूछा जाए तो V1 cos ऑफ अल्फा। V1y पूछा जाए तो V1 साइन अल्फा। ठीक है, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा। तो अगर x के लॉन्ग पूछेगा तो अप्रोच लगाएंगे, और लाइन ऑफ कोलिजन और परपेंडिकुलर पूछेगा तो अभी हम देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो पहला हमने कहा कि मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x डायरेक्शन होगा, तो m1u1 प्लस m2u2 फिगर से आप देख सकते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 cos अल्फा
प्लस m2v2 cos बीटा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y डायरेक्शन भी आप कर सकते हैं, तो जीरो हो जाएगा इनिशियल, क्योंकि दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स हॉरिजॉन्टल में है। फाइनल देख लीजिए, m2v2 साइन बीटा माइनस m1v1 साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब इसके ऊपर अगर इलास्टिक कोलिजन भी है, ठीक है, इफ इट इज इलास्टिक कोलिजन देन आप ऑब्वियसली क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन भी करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये मेरे तीन इक्वेशंस बन जाते हैं। इन्हीं तीन इक्वेशंस की मदद से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या क्या है, मोमेंटम अलोंग एक्स, मोमेंटम अलोंग वाई, एंड देन इलास्टिक है तो एनर्जी कंजर्वेशन, इलास्टिक नहीं है तो आप ई यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ई यूज करने में हम लोग को वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन चाहिए होता है, तो वो इक्वेशन यहाँ पे अभी लिखा नहीं है, क्योंकि वो जब लाइन ऑफ कोलिजन वाला पढ़ेंगे तब करेंगे। अब इसमें स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल ये केस ये है कि दोनों का मास इक्वल है, ठीक है, और u1 की वैल्यू जीरो दिया है, ये u1 है इक्वल टू जीरो, मतलब ये रेस्ट पे है ये वाला मास m1, और m2 आता है इस पे स्ट्राइक करता है, फिर ये अल्फा पे निकल जाएगा, ये बीटा पे निकल जाएगा। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन आता है, वो भी देख लेते हैं अभी। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन x के अलोंग किया मैंने, तो mu2 ये वाला जीरो हो गया, इज इक्वल टू m1v1 cos अल्फा प्लस m v2 cos बीटा, m ही डाला है, m1 m2 बराबर हैं, तो इससे एक रिलेशन बनता है मेरा v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा इज इक्वल टू u2, ठीक है। इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए, फिर सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए, तो यहां से m कैंसिल हो जाएगा, बनेगा v1 sin अल्फा इज इक्वल टू v2 sin बीटा। देखिए v1 sin अल्फा इज इक्वल टू v2 sin बीटा सेकंड इक्वेशन से बन जाएगा। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, ये इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन यूज करेंगे तो आएगा u2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट का स्क्वायर करना है, ठीक है, और उसमें फिर सेकंड और थर्ड डाल देना है, ये खुद आपका होमवर्क है, प्लीज डू इट। फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर और उसमें फिर थर्ड और सेकंड से वैल्यू डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका v1 v2 cos अल्फा बीटा इज इक्वल टू v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को मैं लिख दूंगा v1 साइन अल्फा इंटू v1 साइन अल्फा। एक v1 साइन अल्फा को एज इट इज रहने दिया, दूसरे v1 साइन अल्फा को मैंने रिप्लेस कर दिया v2 साइन बीटा से, क्योंकि v1 साइन अल्फा की वैल्यू v2 साइन बीटा है, डाल दिया मैंने यहाँ पे। फिर इसको सब एक साथ ले जाइए LHS साइड, तो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू जीरो, और ये बड़ा प्यारा सा रिलेशन आ जाता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इनके बीच का एंगल फाइनली ये 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है, इसको प्लीज आप याद कर लीजिए कि जब दोनों के मास इक्वल हैं, एक मास रुका हुआ है, देन इनके फाइनल वेलोसिटीज के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है, और वो ये कि देखो क्योंकि आपको पता है, अब इसमें थोड़ी सी लाइन ऑफ कोलिजन की मैं बात कर लेता हूं क्योंकि वो समझाना जरूरी है। आपको पता है कि लाइन ऑफ कोलिजन के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व रहता है और लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर वेलोसिटीज कांस्टेंट रहती हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एलओसी रिमेन्स सेम, ठीक है, पहली चीज। अब इसकी u1 की परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v1 परपेंडिकुलर, क्या u1 परपेंडिकुलर जीरो है, इसका मतलब v1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब v1 इज इक्वल टू v1 LOC हो गया। इसका मतलब ये जो m1 था इसकी बाद में LOC के परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी ही नहीं है, इसका मतलब इसकी जो भी वेलोसिटी है वो LOC के अलोंग है, ठीक है। और इसका मतलब m1 आपका ट्रेवल करेगा, m1 विल मूव अलोंग LOC, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको,
m1 LOC के अलोंग मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट LOC के परपेंडिकुलर है ही नहीं। और चूंकि V2 का एंगल V1 से 90 डिग्री है, सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर V2 मूव्स परपेंडिकुलर टू LOC। और ये चीजें आप निकाल भी सकते हैं बड़े इजीली क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेगा तो ये मुझे आपको बताना था। इस स्पेशल केस में ध्यान रखिए, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, जो मास रुका हुआ था वो जाता है LOC के लॉन्ग, ठीक है, और जो मास स्ट्राइक करता है वो जाता है परपेंडिकुलर टू LOC, ठीक है। तो इस चीज को लिख लीजिए, m1 which was at rest moves along LOC and m2 moves perpendicular to LOC। ठीक है, अब ये LOC वाली इक्वेशंस थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं इस स्लाइड में। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपसे वेलोसिटी वेक्टर x और y के अलोंग ना पूछ के आपसे पूछेगा LOC के अलोंग और LOC के परपेंडिकुलर। पिछले वाले में हम लोग क्या स्टडी किए थे, अल्फा बीटा निकाल के हम लोग V1 V2 निकाल लेते और उसके बाद Vx को बोल देते V1 cos अल्फा और Vy को बोल देते V1 y को बोल देते माइनस V1 साइन अल्फा, ठीक है। सिमिलरली फॉर V2। अब हमें अलोंग और परपेंडिकुलर टू LOC निकालना है, तो उसका भी देख लीजिए, बहुत सिंपल है ये। U1 को रिजॉल्व कर दो, जो अलोंग वाला कंपोनेंट है उसको मैंने U1 LOC बोल दिया, जो परपेंडिकुलर वाला है उसको U1 परपेंडिकुलर से डिनोट कर दिया है। सिमिलरली फॉर U2 V1 एंड V2, ठीक है, फिगर में देख सकते हैं आप। अब सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए LOC के अलोंग, ठीक है। तो m1 U1 LOC प्लस m2 U2 LOC, जस्ट अ सेकेंड। So m1 U1 LOC plus m2 U2 LOC is equal to m1 V1 LOC plus m2 V2 LOC। अच्छा, ये वही वाली इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग जनरलाइज्ड इक्वेशन यूज किए थे कोलिजन का स्टार्टिंग पढ़ने में, जहां पर इलास्टिक, इनइलास्टिक, हेड ऑन और ऑब्लिक सबके लिए इक्वेशन थी। बस अब ध्यान ये रखना है कि जो वेलोसिटी वेक्टर हैं वो LOC के अलोंग लेने। मैंने आपको ध्यान याद रखिए, उसमें बोला था कि ऑब्लिक कोलिजन में भी वैलिड होता है जब वो सारी वेलोसिटीज हम लोग LOC के अलोंग ले लें। तो m1 U1 LOC प्लस m2 U2 LOC को मैं P इनिशियल बोलूंगा या P इनिशियल अलोंग LOC। m1 V1 LOC प्लस m2 V2 LOC को मैं बोलूंगा P फाइनल अलोंग LOC। इजिली आप E डिफाइन कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ही डिफाइन किया जाता है ये सब। तो V2 LOC माइनस V1 LOC। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, U1 LOC माइनस U2 LOC, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू LOC रिमेन सेम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो V1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू U1 परपेंडिकुलर हो जाएगा, V2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू U2 परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप ऐसे ही लिख लेंगे। अलोंग वाले सॉल्व करने हैं आपको, तो अलोंग का ये आ जाएगा इक्वेशन जो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये मैंने कहा था आपको, इसको मेमोराइज कर लीजिए, बहुत यूजफुल होगा। एक बार आपको अलोंग और परपेंडिकुलर दोनों मिल गया, देन आप V1 V2 यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फेयरली इजी है। अगर आपको पिछली ये वाली इक्वेशन आपको एक बार याद करनी है, देन यू कैन अप्लाई टू एवरी इलास्टिक, इनइलास्टिक, हेड ऑन, ऑब्लिक, चारों में यूजफुल है ये इक्वेशन। तो प्लीज इसको मेमोराइज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। कह रहा है कि फाइंड E इन द केस शोन। E निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, E की वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और यहां पर बॉल स्ट्राइक करेगी, नॉर्मल ऐसे लगेगा, तो जिस अलोंग नॉर्मल लगता है वो लाइन ऑफ कोलिजन हो जाती है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, u cos थीटा, ठीक है। ये u है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, अगर ये v है तो v cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, v sin थीटा दैट इज, तो e की वैल्यू क्या होगी, v sin थीटा अपॉन u cos थीटा, तो v बाई u tan थीटा हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अभी मुझे v बाई u में रिलेशन नहीं पता है, बट मुझे ये पता है कि LOC के परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम रहते हैं। सो u1 u परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर। व्हाट इज u परपेंडिकुलर, u sin थीटा, दिस इज u sin थीटा, और v परपेंडिकुलर क्या होगा, v sin 90 माइनस थीटा, तो u sin थीटा इज इक्वल टू v sin 90 माइनस थीटा। यहां से v बाई u कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, सो दिस बिकम्स tan थीटा। ये मेरी सेकंड है, इसको पुट कर दीजिए यहां पर, तो e की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये तो इसका आंसर था, बट अपनी एनालिसिस यहाँ पे खत्म नहीं होगी। इसमें एक जरूरी पॉइंट ये है कि आपको पता है 0 से लेके e की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, इसका मतलब 0 से tan स्क्वायर थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, और इसका मतलब होगा कि थीटा 45 या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो जो आप सिचुएशन देख रहे हैं इस प्रॉब्लम में कि बॉल वर्टिकली ऐसे गिर रही है, हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट हो रही है, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू आपकी 45 या उससे कम हो। 45 से ज्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी ही नहीं, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। तो प्लीज राइट डाउन दिस कंडीशन इज पॉसिबल ओनली फॉर थीटा लेस देन इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A very small ball of mass m, इस छोटे बॉल का मास m है, कोलाइड्स विद अ बिगर बॉल, ये बिगर बॉल होना चाहिए, यहाँ छूट गया है, पर इसका भी मास m है, रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है, एट अ हाइट r बाई टू, सेंटर से r बाई टू की हाइट पे कोलाइड कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉल आफ्टर कोलिजन। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल दिया है u और बिगर बॉल 0 है। तो ध्यान से प्रॉब्लम पढ़ के केस समझ में आता है कि ये वही वाला केस है, स्पेशल केस जो हमने देखा था कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, u1 की वैल्यू 0, u2 की वैल्यू u। तो हमारा क्या रिलेशन आया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या रिलेशन आया था कि m1 जो है अलोंग LOC जाता है, और m2 जो है परपेंडिकुलर टू LOC जाता है। ये सारा हम लोग पीछे देख चुके हैं, ठीक है। अब उसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखो ये छोटा बॉल है तो इसकी साइज नेग्लिजिबल मान लिया आपने, ये r बाई टू पे यहाँ स्ट्राइक करेगा, तो लाइन ऑफ कोलिजन क्या होगी, दोनों का सेंटर मिला दीजिए, यही मैंने एक्सटेंड कर दिया इधर LOC, तो V2 तो मेरा V1 इधर ही आ गया, ठीक है। V1 कहाँ होगा, V1 होगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये आपका V1 हो जाएगा और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो मतलब V1 यहाँ से कुछ इसके पैरेलल जाना चाहिए, ठीक। ये तो फिगर थी। अब इस ट्रायंगल में आप आ जाइए,
इस ट्रायंगल में ये वाली डिस्टेंस r/2 है और ये डिस्टेंस r है, तो व्हाट इज साइन थीटा? r/2 अपॉन r। क्या थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी? यस, ठीक है। अब हमें निकालना है, सॉरी ये V2 है, आई बेग योर पार्डन, दिस इज नॉट V1। दिस इज M2, दिस इज M1। ठीक, अब हम लोग क्या यूज करेंगे, हमें V1 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम मोमेंटम कंजर्व कर दें अलोंग LOC तो हमें मिल जाएगा आंसर, सिंपल है। हालांकि हम लोग दोनों निकाल के देख लेते हैं। सो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग LOC। ठीक है, अब सबसे पहली बात, ये U ऐसे है, इसको मैं थोड़ा सा r/2 इधर बना लेता हूं। तो ये मेरा U वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व कर दीजिए आप। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। दिस इज माई U। ये हो जाएगा आपका, अगर ये थीटा है तो ध्यान से देखिए, यही तो U है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो दिस बिकम्स योर थीटा। तो ये हो जाएगा U cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा U sin थीटा। ऑल राइट, तो मेरा क्या बनेगा, M2, M2 सारे मास M है तो मैं M ही लिख रहा हूं, MU cos थीटा प्लस इसका जीरो है, बड़े वाला ब्लॉक रेस्ट पे था, प्लस जीरो इज इक्वल टू, अब क्योंकि LOC के अलॉन्ग चल रहा है M1 तो इसको लिख दीजिए MV1 प्लस ये परपेंडिकुलर जा रहा है LOC के तो इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक लाइन में आंसर आ जाता है आपका V1 इज इक्वल टू U cos थीटा, V1 इज इक्वल टू U cos ऑफ 30, तो U√3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपसे V2 भी पूछेगा क्वेश्चन में ऑब्वियसली, तो V2 के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू LOC रिमेन्स सेम। तो इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी परपेंडिकुलर, U sin थीटा इज इक्वल टू बाद में कितनी है पूरी की पूरी V2, तो यहां से V2 आ जाएगा आपका U/2। ठीक है, दिस इज U√3/2। और ये हो जाएगा U/2। ये आपकी कंप्लीट एनालिसिस है एंड दैट इज हाउ यू यूज द इक्वेशंस एंड रिजल्ट्स। आपको ध्यान यही रखना है, ये रिलेशन याद होना चाहिए कि इस केस में अल्फा बीटा 90 डिग्री पे जाते हैं, एक LOC के अलॉन्ग जाता है, दूसरा LOC के परपेंडिकुलर जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं, इनको डॉक्यूमेंट कर दीजिए, लिखवा लेता हूं। ठीक है, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, U1 इज इक्वल टू 0, U2 इज इक्वल टू U। ठीक है, इतनी चीजें दी हुई हैं, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आफ्टर कोलिजन एंगल बिटवीन V1 एंड V2 इज 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आफ्टर कोलिजन द मास which was at rest moves along LOC। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, आफ्टर कोलिजन अदर मास मूव्स परपेंडिकुलर टू LOC। ठीक है,
इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, एक एलओसी के अलॉन्ग जा रहा है, दूसरा एलओसी के परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, और बाकी 2 पॉइंट तो आपको ऑब्वियसली याद ही होंगे कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड along LOC, और पांचवा वेलोसिटी रिमेन्स सेम परपेंडिकुलर टू LOC। ठीक है, इतनी सारी 5 बातें हैं इस क्वेश्चन से निकल के आती हैं। आई होप अब आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्लिक कोलिजन के बारे में सब कुछ था। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं वेरिएबल मास सिस्टम, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने थ्योरी समझ ली ध्यान से बस, तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका आराम से सॉल्व कर पाएंगे 2 लाइन में। ठीक है, तो चलिए वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। वेरिएबल मास सिस्टम एक जनरल सिस्टम मैंने लिया है, अभी रॉकेट वॉकेट सब दिमाग से निकाल दीजिए। एक सिस्टम है अपना m प्लस डेल्टा एम मास का, जो v वेलोसिटी से चल रहा है। इस पे एक f एक्सटर्नल भी लग रहा है। एक हम जनरलाइज्ड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, आफ्टर डेल्टा टी टाइम, इसमें से डेल्टा एम मास निकल जाता है वी आर की रिलेटिव वेलोसिटी से। ठीक है, वो वी आर किसके रिस्पेक्ट में है, सिस्टम के रिस्पेक्ट में है। अब सिस्टम का मास रह गया m और उसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस डेल्टा वी। ठीक है, तो रिलेटिव, पिछले लेक्चर याद करिए जब मैंने बोला था कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर रिस्पेक्ट में दिया हो, कुछ ना लिखा हो, तो आफ्टर वाला कंसीडर करते हैं। तो v प्लस डेल्टा वी के रिस्पेक्ट में वी आर है। ठीक, अब हम लोग इसमें मोमेंटम इनिशियल फाइनल दोनों लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि सारी चीजें हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो हमें ये डेल्टा एम मास की जो वेलोसिटी हमने वी आर लिखी है, इसको हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखने आना चाहिए। तो वी आर इज वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट या सिस्टम लिखिए आप, क्योंकि अभी हम लोग स्पेसिफिकली रॉकेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ डेल्टा एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वी आर प्लस इसकी खुद की वेलोसिटी, दैट इज वी प्लस डेल्टा वी। फेयरली सिंपल। अब इनिशियल मोमेंटम लिख दीजिए सिस्टम का, m प्लस डेल्टा एम टाइम्स v। ठीक, फाइनल मोमेंटम लिख दीजिए, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m टाइम्स v प्लस डेल्टा v प्लस इस छोटे वाले मास का डेल्टा m टाइम्स और इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ऑल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें सारी चीजें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेनी है। बस उसके बाद आप डेल्टा p कैलकुलेट कर लीजिए, p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो आ जाएगा एम वी प्लस एम डेल्टा वी प्लस डेल्टा एम वी आर प्लस डेल्टा एम वी प्लस डेल्टा एम डेल्टा वी, और उसके बाद माइनस ये दोनों टर्म कर दीजिए। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, ये टर्म को आप अप्रोक्सीमेटली जीरो मानेंगे, क्योंकि इसमें डेल्टा एम डेल्टा वी दोनों बहुत छोटे हैं। डेल्टा एम भी बहुत छोटा है, डेल्टा वी भी बहुत छोटा है, तो अप्रोक्सीमेटली इनका प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यू नेग्लेक्ट, बचता है हमारा डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी प्लस डेल्टा एम टाइम्स वी आर। ठीक है, 2 टर्म बचे। डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आ जाएगा एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा एम बाई डेल्टा टी टाइम्स वी आर। ठीक, अब इसमें t टेंस टू जीरो आप जानते ही हैं, डेल्टा टी जब टेंस टू जीरो होगा तो ये डिफरेंशियल के फॉर्म में आ जाएगा, और dp बाई dt हो जाएगा m dv बाई dt प्लस वी आर dm बाई dt। अभी कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, मैं बताऊंगा कब याद करना है आपको। और dp बाई dt को हम लोग क्या और लिखते हैं, f एक्सटर्नल लिखते हैं। याद करिए क्वेश्चन में हमारे f एक्सटर्नल भी है। तो जिस रेट से f एक्सटर्नल, जिस रेट से मोमेंटम चेंज होता है, दैट इज f एक्सटर्नल। f एक्सटर्नल की वैल्यू हो जाएगी dp बाई dt और इज इक्वल टू ये वाला पार्ट m dv बाई dt प्लस वी आर dm बाई dt। बट आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर दिस, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। इस पार्ट के लिए क्या लिखना है मुझे, वो मैं लिख देता हूं। हालांकि m dv बाई dt प्लस वी आर dm बाई dt। ये इक्वेशन कब लगेगी, फॉर मास, जब मास इजेक्ट हो रहा हो, फॉर मास
और डेल्टा एम इजेक्टेड, कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे जब मास ऐड हो रहा होगा, ठीक है, या इसको कह लीजिए मास और मास रिड्यूसिंग, या इजेक्टेड वाला ही ज्यादा ठीक वर्ड है, when delta m is ejected, when delta m is ejected। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हम लोगों ने एनालिसिस माना था कि डेल्टा एम निकल रहा है सिस्टम से। क्या हो कि डेल्टा एम अगर सिस्टम में जुड़ेगा तो क्या करेंगे आप इसी एनालिसिस में, डीएम की जगह माइनस डीएम कर दीजिए सिंपली, तो डीपी बाई डी टी का फॉर्मूला बन जाएगा एम डीवी बाई डी टी माइनस वी आर डी एम बाई डी टी। ठीक है, ये कब लगेगा, ये लगेगा फॉर मास एडिशन, और मास डेल्टा एम का जब एडिशन होगा तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब इजेक्शन होगा तो प्लस वाला। तो क्यों ना इसका जनरलाइज लिख लें, इसका जनरलाइज हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी माइनस वी आर डी एम बाई डी टी। ये मेरा एक वेक्टर फॉर्म में जनरलाइज्ड इक्वेशन बन जाता है। क्यों मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, अब ये चीजें आप मत याद करिए, हमें ये फॉर्मूला याद करना है, माइनस वी आर डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी आपका पॉजिटिव लेना है और डेल्टा एम एडिशन, और आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। डी एम बाई डी टी को लेस देन जीरो लेना है और डेल्टा एम इजेक्शन, ठीक है, और जब डेल्टा डी एम बाई डी टी को नेगेटिव डालेंगे तो ध्यान देखिए ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा आपका। ये सारी चीजें वेक्टर में होती हैं तो हमें साइन कन्वेंशन के साथ डालनी है, ठीक है। तो वी हैव टू पुट वी वी आर एफ एक्सटर्नल विथ साइन कन्वेंशन, ठीक है, डायरेक्शन के अलॉन्ग, और डीएम बाई डी टी प्लस माइनस जैसा कि केस होगा, अगर एडिशन का केस होगा तो प्लस डालेंगे, इजेक्शन वाला रॉकेट वाला केस होगा तो माइनस डाल देंगे, ठीक है। अब रॉकेट प्रोपल्शन का एक स्पेशल केस देख लेते हैं, इसी से आता है। रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है कि बस एफ एक्सटर्नल जीरो होता है आपका, ठीक है, एफ एक्सटर्नल आपका जीरो हो गया, इसका मतलब डीपी बाई डी टी इस टर्म में जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम आपका कंजर्व हो जाता है इनिशियल और फाइनल, और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए, तो एम डीवी बाई डी टी शुड बी इक्वल टू प्लस वी आर डी एम बाई डी टी, ठीक है। तो अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछेगा तो डीवी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बिकम्स डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू वी आर बाई एम डीवी डी एम बाई डी टी। अब इसमें पुट डी एम बाई डी टी विथ साइन, ठीक है, मतलब माइनस के साथ डालना, अगर क्वेश्चन में 2 दिया है, 3 दिया है, म्यू दिया है, देन यू हैव टू पुट माइनस हियर, ठीक। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सारी चीजें 2 लाइन में हो जाएंगी, ठीक है। चलिए वेरिएबल मास के कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या याद करना है, एम डीवी बाई डी टी माइनस वी आर डी एम बाई डी टी। रॉकेट वाले केस में एफ एक्सटर्नल जीरो होता है, तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, तो एम डीवी बाई डी टी की वैल्यू वी आर डी एम बाई डी टी आ जाएगी, तो डीवी बाई डी टी इज वी आर बाई एम डी एम बाई डी टी। ध्यान रहे डी एम बाई डी टी अभी आपको जो क्वेश्चन में पूछेगा उस हिसाब से डालना पड़ेगा, जो कि निगेटिव होगा, ठीक है। अब चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि इधर तो सिंपल मास लगा हुआ है M2 का, पर इधर एक बकेट लगी है जिसमें बालू भरा हुआ है, बकेट फिल्ड विथ सैंड, और वो म्यू केजी पर सेकंड से निकलते जा रहा है, ठीक है, डीएम बाई डी टी म्यू केजी पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक। तो पूछ रहा है एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम जब इसका मास m1 है, ठीक है। सबसे पहले इसके इक्वेशन लिख लीजिए,
दिस इज m2g, क्या होगा m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन एल से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके लिए इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमें साइन कन्वेंशन लेना होगा। एक्सेलरेशन हमारा ऊपर है तो हम लोग ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे नेगेटिव ले लेते हैं। अच्छा, क्या इक्वेशन है हमारी, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी माइनस वी आर टाइम्स डी एम बाई डी टी। एफ एक्सटर्नल क्या होगा इस केस में, बकेट के ऊपर क्या लग रहा है, टी ऊपर लग रहा है और m1g नीचे लग रहा है। तो व्हाट इज एफ एक्सटर्नल, टी माइनस m1g, टी माइनस m1g। ठीक है, मैं सारा पॉजिटिव ऊपर ले रहा हूं तो t माइनस m1g लिखा है इज इक्वल टू m dv बाई dt। dv बाई dt इज एक्सेलरेशन, m1 टाइम्स a माइनस vr, देखिए नीचे है इसका vr, तो इसको भी माइनस वी डालना पड़ेगा। मैंने कहा ना सारी चीजें साइन कन्वेंशन के साथ डालनी है आपको। तो क्योंकि हमने नीचे नेगेटिव माना है तो वी को माइनस वी लिखा है। डीएम बाई डी टी म्यू नहीं है, डीएम बाई डी टी इज माइनस म्यू, क्योंकि मास कम हो रहा है। मैंने बोला डीएम बाई डी टी साइन के साथ डालना है आपको। अब ये बन जाएगा टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए माइनस म्यू टाइम्स वी आर। ये मेरी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, और आपको आंसर बताना है सॉल्व करके। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड टू गेट, क्या निकालना है आपको, ए। ठीक है, प्लीज कमेंट करके बताइए इसे कितना आंसर आता है। तो ये एप्लीकेशन है इसका, इस टाइप से चीजें अप्लाई करती हैं। प्रॉपर साइन कन्वेंशन ले लीजिए एंड देन आपका क्वेश्चन 2 लाइन में हो जाएगा। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डीएम बाई डी टी फिर से म्यू से कम हो रहा है, मास ऑफ कार्ट किसी टाइम पे m है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन कार्ट। इस चीज को थ्रस्ट बोला जाता है। मैं एक चीज बता देता हूं, एफ एक्सटर्नल को हमने क्या लिखा था, एम डी वी बाई डी टी माइनस वी आर टाइम्स डी एम बाई डी टी। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे थ्रस्ट फोर्स पूछ रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन कार्ट, कोई एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इसमें, तो आपसे वी आर डी एम बाई डी टी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थ्रस्ट फोर्स। रॉकेट के केस में वापस जाते हैं, एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूं। रॉकेट के केस में क्या होता है कि इस इजेक्टेड मास की वजह से, ठीक है, एक आपका सिस्टम ऐसे हो रहा होता है कुछ, इसका डेल्टा एम नीचे निकलता है, इसकी वजह से वी आर डी एम बाई डी टी ऊपर मिलता है इसे। ठीक है, डीवी बाई डी टी ऊपर आ जाता है और इसकी वजह से थ्रस्ट जनरेट होता है, डेल्टा एम जो इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, और रॉकेट आपका ऊपर बढ़ता है, इसी नीचे मास पीछे फेंकता है और खुद ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जाता है इसका। ठीक है, तो जो थ्रस्ट होता है दैट इज नथिंग बट वी आर डी एम बाई डी टी। ठीक है, यहां पे भी लिख लीजिए कि दिस इज थ्रस्ट फोर्स। तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हमसे वी आर डी एम बाई डी टी पूछा है। तो ध्यान से देखिए, कार्ट वी नॉट से आगे चल रहा है, मास जो निकल रहा है वो वर्टिकली निकल रहा है। ठीक है, तो वी आर की वैल्यू खुद सोच के बताइए कितनी होगी। ये जो निकल रहा है इसकी भी तो आगे की तरफ वी नॉट वेलोसिटी होगी, और नीचे जस्ट रिलीज हो रहा है तो नीचे की तरफ जीरो है। तो जब ये निकल रहा है तो वी आर की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट माइनस वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। कार्ड पे आप बैठ के देखेंगे तो ये जीरो वेलोसिटी से निकलता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि वी आर डी एम बाई डी टी है, जीरो है, तो वी आर डी एम बाई डी टी आपका जीरो हो जाएगा और थ्रस्ट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कुछ, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है इसमें। ठीक है, ये मास एडिशन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस केस में मास ऑफ कार्ट इनिशियली एम नॉट दिया है और डीएम बाई डी टी के रेट से इसमें मास सैंड ऐड होते जा रहा है म्यू के जी पर सेकेंड। एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट है, तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ कार्ट। ठीक है, सबसे पहले मास एम
एट टाइम t कितना होगा, वो होगा एम नॉट प्लस म्यू टाइम्स टी। ठीक है, अब मैं इक्वेशन लिखता हूं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी माइनस वी आर डी एम बाई डी टी। ये डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेता हूं, ये डायरेक्शन में निगेटिव ले लेता हूं। ठीक, एफ एक्सटर्नल इज व्हाट, एफ नॉट, एम क्या है, एम नॉट प्लस म्यू टी डी वी बाई डी टी माइनस वी आर। ठीक, वी आर ही निकालना इसमें खेल है, मेन मेन फिजिक्स इसकी यहीं पर है, बाकी तो मैथमेटिकल है। ठीक है, देखिए वी आर कैसे निकलेगा, आप कार्ड पे ही बैठ जाओ। ठीक, कार्ड की वेलोसिटी वी थी किसी टाइम पे, आपको सैंड जो है, जो कि वर्टिकली सिर्फ गिर रहा है किसी बिना किसी वेलोसिटी के, वो पीछे की तरफ उसको v दे दीजिए आप, तो वो आपको पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, वी आर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी। ठीक, क्योंकि वो नीचे सिर्फ वर्टिकली फॉल कर रहा है। ठीक है, इसकी नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, आगे पीछे भी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो आप जब कार्ड पे बैठ के देखेंगे तो ये आपको पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, तो वी आर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी। ठीक है, तो ये मैं माइनस वी डाल दूंगा, और डी एम बाई डी टी आपका इस बार प्लस म्यू हो जाएगा क्योंकि मास ऐड हो रहा है, तो एफ नॉट की वैल्यू हो जाएगी एम नॉट प्लस म्यू टी डी वी बाई डी टी प्लस म्यू टाइम्स वी। और ये इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इतना पूछेंगे, वो आपसे ये रिलेशन पूछ सकते हैं जो आपको लिखने आना चाहिए। इसमें मेन फिजिक्स कहाँ पर थी, वी आर निकालने में। वी आर कैसे निकल रहा है, ये पॉइंट इसमें मास ऐड हो रहा है, सिंपली रिलीज हो रहा है, तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है अर्थ के रिस्पेक्ट में। जब कार्ड के रिस्पेक्ट में आप बैठ के देखेंगे तो ये आपको v पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, वी आर बिकम्स माइनस वी साइन के साथ। ठीक है, तो ये था सारा मैथ्स एडिशन सब्ट्रैक्शन। रॉकेट का भी केस आएगा तो आप बहुत इजीली ऐसे ही कर लेंगे, बस उसमें डीएम बाई डी टी आप नेगेटिव डाल देना। ठीक है, अब आती है चेन प्रॉब्लम। इस पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत बेसिक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आपको चेन का लीनियर डेंसिटी दिया हुआ है, ओके, लैम्डा केजी पर मीटर आपको दिया होगा। क्या किया जाता है, इसको यहां से रिलीज कर दिया जाता है। ठीक, फिर कुछ टाइम बाद ये कुछ डिस्टेंस फॉल कर देती है, x डिस्टेंस सपोज, व्हेन चेन हैज फॉलन बाय x लेंथ, तो पूछता है कि फाइंड नॉर्मल बाय टेबल। तो जब x फॉल कर जाएगी तो इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इनिशियली ये थी चेन, उसके बाद ये बन जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस x हो जाएगी। अब आप खुद बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन ये है कि चेन के लिंक्स के बीच में कोई टेंशन नहीं है, टेंशन बिटवीन चेन लिंक्स इज इक्वल टू 0। रिलीज किया तो ये फ्री फॉल होगी। ठीक है, कॉमा फ्री फॉल का भी एजम्पशन है। तो इस समय जो v होगी इसकी, वो कितनी होगी, अगर फ्री फॉल की इसने एक्जिस्टेंस, तो v हो जाएगा अंडर रूट 2gx। अच्छा, जब ये x लेंथ गिर चुकी तो x लेंथ थी तो आपका यहाँ पे जमा हो जाएगा, तो जो जमा हो गया है, जो जमा हो गया है इसको सिस्टम मान लीजिए। ठीक है, इसी पे नॉर्मल लग रहा होगा,
इसी पे ऊपर नॉर्मल लगेगा और इसी का नीचे mg लग रहा होगा। ठीक, तो फिर से हम लोग अपनी वही घिसी पिटी इक्वेशन लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी माइनस वी आर डी एम बाई डी टी। ठीक है, अब कुछ चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एफ एक्सटर्नल क्या होगा। हम लोग लेंगे ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो एफ एक्सटर्नल हो जाएगा फेयरली इजी एन माइनस एम जी। एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू बताना है। एम वही तो है सिस्टम का मास, एम हो जाएगा लैम्डा टाइम्स एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स पार्ट ही टेबल पे लाई कर रहा है, एक्स गिरा है तो एक्स ही टेबल पे लाई करेगा, तो उसकी लेंथ हो जाएगी लैम्डा एक्स। ठीक है, dv बाई डी टी कितना होगा, जो टेबल पे मास है, ऑब्वियसली टेबल पे रखा हुआ है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो dv बाई डी टी इज 0। ठीक है, vr बताइए कितना होगा। देखो अगर ये v से गिर रहा है तो टेबल पे बैठ के आपको देखेंगे तो तब भी ये v से ही गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि टेबल तो रेस्ट पे है। तो vr की वैल्यू, क्योंकि ये नीचे की तरफ है vr, v आपका नीचे की तरफ है तो इसको माइनस v लिख देंगे आप। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म dm बाई dt क्या होगा, और इसी को निकालने में खेल है। ध्यान से देखिए, अगर वेलोसिटी आपकी v है, इसका मतलब होता है v मीटर इन 1 सेकेंड। ठीक है, या v मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होगा v मीटर का मास कितना होगा, लैम्डा v टाइम्स, तो लैम्डा v केजी पर सेकेंड होगा। ठीक, मतलब कि चेन अगर v डिस्टेंस चल रही है 1 सेकेंड में, तो इसका मतलब है कितना मास चला 1 सेकेंड में, कितना मास चला, लैम्डा v मास चला 1 सेकेंड में। तो dm बाई dt क्या होगा, लैम्डा v ही तो होगा, राइट। हर सेकेंड में dm मास चेंज हो रहा है, हर सेकेंड में dm मास नीचे आ रहा है, तो dm बाई dt आपका लैम्डा v हो जाएगा। अच्छा, v क्या है, v की वैल्यू है √2gx, तो ये सारी चीजें आप डाल दीजिए। इस इक्वेशंस में आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यू डालने पे फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाई करेगी कि एफ एक्सटर्नल एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 माइनस वी आर की वैल्यू कितनी है, माइनस वी प्लस डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी इज लैम्डा, वी ही रहने दीजिए, अभी वी की वैल्यू अब डाल देते हैं। एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी, एम की वैल्यू मेरी कितनी है, लैम्डा एक्स जी प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया √2gx इंटू लैम्डा इंटू √2gx। ठीक है, एन की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा एक्स जी प्लस 2 लैम्डा एक्स जी इज इक्वल टू 3 लैम्डा एक्स जी, आंसर आ जाएगा। और ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। इसमें मैं बताया आपको फिजिक्स कहां पर थी मेन, कि जो आप सिस्टम ले रहे हैं, एक तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स आप साइन कन्वेंशन से लिख दीजिए n माइनस एम जी, देन इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज dm बाई dt निकालने आना चाहिए आपको। जब चेन की वेलोसिटी v है तो वो 1 सेकंड में कितना फॉल कर रही है, v डिस्टेंस, तो v डिस्टेंस अगर फॉल की तो v डिस्टेंस मतलब कि लैम्डा v मास फॉल किया, और जो मास फॉल कर रहा है वही तो टेबल पे ऐड हो रहा है, तो हर सेकंड कितना मास ऐड होगा, दैट इज dm बाई dt। इसी से तो पता चलेगा dm बाई dt का मतलब 1 सेकंड में dm मास फॉल कर रहा है, अगर dt की वैल्यू 1 ले ले तो dm बाई dt की वैल्यू लैम्डा v हो जाती है इससे। ठीक है, पर सेकंड कितना मास टेबल पे ऐड होता जा रहा है, तो कि जितना फॉल करेगा पर सेकंड दैट इज लैम्डा वी, तो लैम्डा वी आपका dm बाई dt हो जाएगा। v की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली कि अगर x डिस्टेंस फॉल कर रहा है तो 2gx हो जाएगा √2gx। बाकी सारी चीजें साइन कन्वेंशन के साथ डाल दीजिए, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा इसका, 3 लैम्डा xg। ठीक है, सो दैट्स इट, ऑब्लिक कोलिजन और वेरिएबल मास सिस्टम खत्म होता है और इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट है। अब हम लोग कुछ एससीबी के क्वेश्चंस देखेंगे। इतना थ्योरी सफिशिएंट है, आप इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए एससीबी से, पुराने जेई के क्वेश्चंस। कोई प्रॉब्लम होती तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई एन आंसर। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।